नमस्कार साथियों, पीके रोहिला स्टडी पॉइंट में आपका फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम जानेंगे कार्यग्रहण काल नियम 1981 के बारे में। सभी प्रकार के कार्यालयों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी कि स्थानांतरण पर जो कार्यग्रहण काल देय होता है, योग काल होता है, वो किसको मिलेगा, कितना मिलेगा और किस स्थिति में नहीं मिलेगा, कौन कौन सी इसमें सुविधाएं मिलती हैं कर्मचारी को जब स्थानांतरण पर लोक हित में, राज्य हित में स्थानांतरण होता है। तो कार्यग्रहण काल का नियम जो 1981 है उसकी संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में हम देखेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको इसी प्रकार से बहुत ही उपयोगी वीडियो मिलते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम जानेंगे कि स्थानांतरण पर मिलने वाले योग काल के क्रम में अवकाश ले सकते हैं। क्या उक्त अवकाश लेने पर उपार्जित अवकाश मिलेगा या निम्नानुसार क्या इसकी जानकारी है, ये संपूर्ण जानकारी हम इस वीडियो में जानेंगे। तो कार्यग्रहण काल का जो नियम 1981 है उसके नियम 4(1) एवं वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 2/8/2005 के बिंदु संख्या बी के अनुसार किसी कार्मिक का स्थानांतरण यदि जनहित लोकहित में होने पर ही कार्यग्रहण काल देय होगा। तो आप समझ सकते हो कि जो कार्यग्रहण काल नियम 1981 है उसमें स्पष्ट लिखा है कि यदि कार्मिक का स्थानांतरण यानी ट्रांसफर है जनहित में या लोकहित में है तो ही कार्यग्रहण काल देय होगा, अन्यथा नहीं। कार्मिक का स्थानांतरण अस्थायी रूप से यानी 180 दिन के तक के अस्थायी स्थानांतरण तो कार्यग्रहण काल देय नहीं है। ऐसे मामलों में केवल दौरे पर स्वीकार्य वास्तविक यात्रा समय ही अनुज्ञेय होगा। इसमें एक महत्वपूर्ण बात है, जब स्थानांतरण स्वयं कार्मिक के निवेदन या प्रार्थना पत्र के आधार पर हो, यानी कार्मिक ने स्वयं प्रार्थना पत्र दिया है, स्वयं निवेदन किया है स्थानांतरण के लिए, तो उस स्थिति में कोई भी यात्रा भत्ता या कार्यग्रहण काल स्वीकार नहीं किया जाएगा। यानी जब स्थानांतरण स्वतः होता है राज्य हित में तो ही स्थानांतरण में योग काल जो है कार्यग्रहण काल है वो देय होगा। यदि कार्मिक ने स्वयं निवेदन करके प्रार्थना पत्र देकर स्थानांतरण करवाया है तो कार्यग्रहण काल स्वीकार नहीं किया जाएगा। यदि कार्मिक के स्थानांतरण आदेश में लोकहित में स्थानांतरण का उल्लेख नहीं किया गया है तो यह माना जाएगा कि स्थानांतरण कार्मिक के निवेदन पर ही हुआ है। इसके फलस्वरूप कोई भी यात्रा भत्ता और योग काल देय नहीं होगा। तो योग काल देय नहीं होगा, लेकिन ऐसे कार्मिकों को कार्यमुक्त होने एवं नवीन पद पर उपस्थित होने के बीच की अवधि में पड़ने वाले रविवार या राजपत्रित अवकाशों के उपभोग की अनुमति दी गई है। यानी जब हम अपने पुराने कार्यालय से कार्यमुक्त होते हैं और नवीन स्थान पर उपस्थित होते हैं अपने उस बीच की अवधि में यदि कोई रविवार आता है या कोई भी राजपत्रित अवकाश है तो चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, वो उसका उपभोग वो कर्मचारी कर सकता है। इसमें कोई भी उसमें विपरीत प्रभाव नहीं होगा। कार्यग्रहण काल नियम 1981 के नियम 5 के अनुसार यदि प्रभार मध्याह्न से पूर्व संभाला गया है तो पुराने पद के प्रभार को त्यागने की तारीख से कार्यग्रहण समय प्रारंभ होगा, और यदि मध्याह्न पश्चात कार्यभार त्यागने संभालने पर अगले दिन से कार्यग्रहण समय प्रारंभ होगा। इस प्रकार से यदि मध्याह्न पूर्व ही संभाला गया है तब तो उसी दिन से कार्यग्रहण माना जाएगा, और यदि मध्याह्न पश्चात कार्यभार त्यागने संभालने पर अगले दिन से वो प्रारंभ होगा। नियम 6(1) के अनुसार 1981 के जो नियम है कार्यग्रहण काल उसी के नियम 6 के अनुसार जब पूर्ण कार्यग्रहण समय का लाभ लिए बिना कोई राज्य कर्मचारी पदभार ग्रहण कर लेता है तो अवशेष दिनों के बराबर उपार्जित अवकाश यानी PL उसकी सेवा पुस्तिका में जोड़ दिए जाएंगे। यानी कोई कर्मचारी कार्यग्रहण काल का लाभ लिए बिना ही और कार्यग्रहण कर लेता है तो जितने दिन अवशेष रह जाते हैं तो उतने दिन वो सेवा पुस्तिका में जोड़ दिए जाएंगे। नियम 6(2) के अनुसार कार्यग्रहण समय को आकस्मिक अवकाश को छोड़कर यानी CL को छोड़कर अन्य कोई भी लंबे अवकाश जैसे कोई ग्रीष्म अवकाश है या राजस्थान सेवा नियम 1951 के भाग प्रथम अनुसार दे अन्य किसी भी प्रकार के अवकाश है उसके नियमित अवकाश के साथ निरंतरता में लिया जा सकता है। यानी कार्यग्रहण काल को अन्य किसी भी प्रकार के अवकाश के साथ लिया जा सकता है, केवल आकस्मिक अवकाश को छोड़कर यानी CL के छोड़कर बाकी अन्य अवकाश के साथ कार्यग्रहण काल को लिया जा सकता है। इसमें योग काल के साथ अन्य अवकाश का उपभोग करने पर यदि कार्यग्रहण काल जो योग काल है योग काल के साथ यदि अन्य प्रकार के अवकाश का उपभोग करते हैं तो पहले योग काल अवधि का उपभोग माना जाएगा और बाद में अन्य अवकाश जो अवधि है वो नियमानुसार उसमें एडजस्ट होगी, समायोजित होगी। योग काल से अधिक अवधि का कोई भी अवकाश लेने पर योग काल के एवज में उपार्जित अवकाश का लाभ देय नहीं होगा। इसको आप उदाहरण से समझ सकते हो। जैसे अगर कोई कार्मिक है जिसे 10 दिन का योग काल देय है लेकिन वह 15 दिन बाद ज्वाइन करता है यदि तो जो 10 दिन योग काल प्लस 5 दिन का अन्य अवकाश नियमानुसार कटेगा तो 10 दिन का तो योग काल हो गया
और इसके अलावा 5 दिन का अन्य अवकाश उसको स्वीकृत कराना होगा। इस स्थिति में कार्मिक के अवकाश खाते में कोई भी उपार्जित अवकाश नहीं जुड़ेगा। यानी इस स्थिति में कार्मिक के जो अवकाश खाता है उसमें कोई भी उपार्जित अवकाश नहीं जुड़ेगा, क्योंकि उसने 10 दिन का जो पूरे योग काल का उपयोग कर लिया है और इसके अलावा अन्य 5 जो दिन वो अनुपस्थित रहे उसका उसको अन्य कोई अवकाश स्वीकृत कराना होगा। नियम 7 के अनुसार कार्य ग्रहण अवधि को कर्तव्य अवधि माना गया है। यानी जो कार्य ग्रहण काल की अवधि होती है उसको ड्यूटी माना गया है, उसको कर्तव्य माना गया है। उक्त अवधि के दौरान कार्मिक को पदभार त्यागने सौंपने से पूर्व आहरित वेतन एवं अन्य भत्तों का भुगतान है वो होगा। इन केवल वाहन भत्ता और स्थायी यात्रा भत्ता उसको छोड़कर अन्य जो भी भत्ते हैं, यानी जो कार्यग्रहण काल के उद्देश्य उसको कर्तव्य माना गया है। जो भी कार्यग्रहण काल का जो काल है, योग काल है, उसको कर्तव्य पर माना गया है, तो उस समय का वेतन उसे दिया जाएगा। कार्मिक का जो पदभार है उसको त्यागने से पूर्व जो भी वेतन वो आहरित करा था वह वेतन और अन्य भत्ते जो भी है उसके डीए एचआरए उन सब का भुगतान उसे होगा, केवल वाहन भत्ता और स्थायी यात्रा भत्ता को छोड़कर। इसके अलावा बहुत ही महत्वपूर्ण चीज जो है नियम 8 के अनुसार यदि कोई कार्मिक निर्धारित कार्यग्रहण काल अवधि समाप्ति उपरांत भी, यानी जो कार्यग्रहण काल की अवधि है 10 दिन की 15 दिन के बाद जो भी उससे मिली है योग काल, उसके उपरांत भी कार्यग्रहण नहीं करता है, तो नियमानुसार अवकाश आवेदन भी नहीं करता है, तो उसे उक्त अवधि की समाप्ति पश्चात कोई वेतन अनुज्ञेय नहीं होगा। तो ये यहाँ पर सजा का प्रावधान है, शास्ति है, दंड का प्रावधान है कि यदि कार्यग्रहण काल के उपरांत भी कोई ज्वाइन नहीं करता है तो उसे उक्त अवधि की समाप्ति पश्चात कोई भी वेतन अनुज्ञेय नहीं होगा, कोई वेतन नहीं दिया जाएगा। कार्यग्रहण अवधि समाप्ति पश्चात जानबूझकर स्वेच्छा से अनुपस्थित अवधि को सेवा भंग माना जाएगा, तो उसे सेवा भंग माना जाएगा। और जो पूर्व की सेवा की समाप्ति के रूप में उस समय तक रहेगा जब तक कार्मिक द्वारा संतोषप्रद कारण प्रस्तुत नहीं कर दिया जाता, यानी पूर्व की सेवा है उसे भंग मानी जाएगी, आप समझ सकते हो। तो उसके उपरांत भी यदि कोई कार्यग्रहण नहीं करता है तो उसके बाद की अवधि को उसको इस प्रकार का संतोषप्रद कारण प्रस्तुत करना होता या कार्यग्रहण अवधि में वृद्धि करानी होगी। यदि जब तक वो कार्यग्रहण की अवधि में वृद्धि नहीं कराता या फिर उस अनुपस्थित अवधि को सक्षम प्राधिकारी द्वारा असाधारण अवकाश में परिवर्तित नहीं कर दिया जाता, तब तक उसे सेवा भंग ही माना जाएगा। तो इससे बचने के लिए कार्मिक को क्या करना होगा, यदि उसके उपरांत भी वो कार्यग्रहण नहीं कर पाता है किसी कारण से, तो सक्षम प्राधिकार द्वारा उसको असाधारण अवकाश में परिवर्तित कराना होगा, उसका आवेदन करना होगा। उन जितने दिन वो अब्सेंट रहता है, अनुपस्थित रहता है, उन दिनों का उसे असाधारण अवकाश स्वीकृत कराना होगा या फिर कार्यग्रहण जो अवधि है उसमें वृद्धि करानी होगी। यदि कर्मचारी कार्यग्रहण अवधि में वृद्धि करवाता है तो उसमें 30 दिन की अवधि तक जो वृद्धि है वो विभागाध्यक्ष, संबंधित जो विभागाध्यक्ष है उससे करवा सकता है, और 30 दिन से अधिक की अवधि का जो वृद्धि यदि करवानी है कार्यग्रहण में तो वो प्रशासनिक जो विभाग है वहां से उसको स्वीकृत करवाना होगा। इस प्रकार से इस वीडियो में हमने जाना कि कार्यग्रहण काल के कौन कौन से नियम हैं और योग काल कब देय होता है और किस प्रकार से देय होता है, संपूर्ण नियम को हमने पढ़ा है। और इसी वीडियो के आप डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ आपको इसकी PDF भी उपलब्ध मिल जाएगी, और जितने भी PDF वहाँ आपको मिल जाएगी सभी प्रकार की। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो टेलीग्राम का लिंक है वहाँ जाके आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा जो ये योग काल पर कार्यग्रहण जो अवधि है उसका PL यानी उपार्जित अवकाश जोड़ने की जो सर्विस बुक में इंदराज करने का जो आवेदन पत्र है वो भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। ये मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे ये फॉर्म, ये आप देख सकते हो, कार्यग्रहण काल के बदले उपार्जित अवकाश प्रपत्र, ये जो आप देख सकते हो, ये आपको मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन में लिंक है, यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।